नमस्कार विद्यार्थियों। आज मानव भूगोल पुस्तक का टॉपिक मानव भूगोल की प्रकृति पर हमारी चर्चा रहेगी। जैसा कि पिछली बार बताया था कि मानव भूगोल में मानव के कार्यों का क्षेत्रीय आधार पर विश्लेषण किया जाता है, किंतु ये विश्लेषण किस प्रकृति के आधार पर होता है, किस सोच के आधार पर होता है, वही वस्तु या तथ्य मानव भूगोल की प्रकृति कहलाती है। मानव भूगोल की प्रकृति विषय के विकास के साथ बदलती आ रही है। जब एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक से इस विषय का निर्माण हुआ या कहें कि मानव भूगोल विषय की एक शाखा बनी, तब से क्षेत्र के विश्लेषण के लिए किस प्रकार की प्रकृति रहे, इसमें समझाने का प्रयास किया गया। 1850 से लेकर अब तक इस शाखा में मानव का विश्लेषण करने की प्रकृति बदलती रही है और काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। प्रारंभिक वर्षों में निश्चयवादी विचारधारा का विकास हुआ, जिसके अनुसार मानव के क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना गया। पर्यावरण ही मानव के आचरण, निर्णय क्षमता, जीवन पद्धति आदि को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम मानव पर प्राकृतिक दशाओं के प्रभाव की विवेचना की गई थी। ये संकल्पना का विकास 1850 के प्रारंभिक दशक में रहा। उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक तक अन्य भूगोलवेत्ता इस बात पर बल देना प्रारंभ कर दिया कि मनुष्य की प्रकृति में तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया, जो संभववाद विचार के रूप में विकसित हुई और इसी सोच के आधार पर मानव वर्ग का क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों का विश्लेषण होने लगा और संभावनावाद संकल्पना के बाद मानव भूगोल में अध्ययन इस दृष्टि से किया जाने लगा कि प्रकृति ने मानव के विकास के बहुत से अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन इसकी अंतिम सीमा भी है। किंतु इसी सोच के आधार पर
यूरोप से उपनिवेशवाद बढ़ा और संसाधनों का अतिदोहन प्रारंभ हुआ। और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों की खोज होने के साथ साथ वहाँ विकास के नए आयाम की भी संभावना तराशने लगे, किंतु इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। अर्थात एक सीमा को पार करने के बाद वापस लौटने के अवसर कम होते हैं। अतः भूगोलवेत्ता ने ये बात दोहराई कि मानव पर्यावरण के मध्य संतुलन की बात होनी चाहिए। इस तरह मानव भूगोल के विश्लेषण की प्रकृति में फिर बदलाव आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव भूगोल में मानव पर्यावरण के संबंध के स्थान पर मानव समाज की समकालीन समस्याओं और उसके समाधान प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित हुआ। इस अवधि में मानव कल्याण से संबंधित नई समस्याएं जैसे गरीबी, सामाजिक व प्रादेशिक असमानता, रंगभेद, समाज कल्याण आदि को समझने में पारंपरिक विधियां 50 के दशक में प्रत्यक्षवाद, मात्रात्मक क्रांति आदि सोच के आधार पर मानव समाज के कार्यों का विश्लेषण किया जाने लगा। प्रत्यक्षवाद के बाद मनोविज्ञान से ली गई संकल्पना पर आधारित व्यवहारवाद का उदय हुआ, जिसमें मानव की ज्ञान शक्ति पर विशेष बल दिया गया। विश्व के विभिन्न प्रदेशों के भीतर पूंजीवाद के प्रभाव से विभिन्न सामाजिक समूहों के भीतर बढ़ती असमानता के कारण मानव भूगोल में कल्याणपरक विचारधारा का जन्म हुआ। इस विचारधारा का मूल बिंदु था कौन कहाँ क्या पाता है और कैसे। इसी के आधार पर क्षेत्र की व्याख्या की जाने लगी। वर्तमान में मानवतावाद भी मानव भूगोल की मुख्य विचारधारा है, जिसमें मानव जागृति, मानव साधन, मानव चेतना के संदर्भ में मनुष्य की क्रियाशील भूमिका पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आज के भूमंडलीकरण, उदारवाद, निजीकरण युग में लिंग भेद और जातीय पूंजी आदि असमानताओं को भी विश्लेषण का आधार माना गया है। इस प्रकार विगत 4 दशकों में नई विचारधाराओं का विकास हुआ और मानव भूगोल में मानवीय परिघटना के प्रतिरूपों के वर्णन के स्थान पर इन प्रतिरूपों के पीछे कार्यरत प्रक्रियाओं को अधिक समझने प्रारंभ किया। वर्तमान में मानव भूगोल की प्रकृति अधिक मानवीय हो गई है। धन्यवाद।